बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। अजीज तलबा, 10th क्लास की केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 14 है एटमॉस्फेयर। आपका ये चैप्टर एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री से रेलेवेंट है। इस चैप्टर की कंप्लीट डिस्कशन हो चुकी है। आज की इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर की एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा। क्योंकि आपको पता है कि फेडरल बोर्ड और पाकिस्तान के जितने भी बोर्ड हैं उनके जब एग्जाम्स होते हैं तो उसमें से एटमॉस्फेयर वाला जो चैप्टर है उसमें से कम 10 से 12 नंबर का पेपर ज़रूर शामिल किया जाता है। तो उसमें से ना एक्सरसाइज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट वेटेज होता है। एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। तो इनमें से पेपर के अंदर ज़रूर क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो आज मैं आपसे इस एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 डिस्कस करूंगा। जैसे कि आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके आगे फर्दर 5-6 पार्ट्स हैं जो कि दिए गए हैं। तो चलिए इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अपने इस टॉपिक को समझने के अंदर इंशाल्लाह बहुत हेल्प मिलेगी। आप तमाम तलबा और तलबात की आसानी के लिए तमाम क्वेश्चन के वेरी ब्रीफ टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ बोर्ड मैंने उनके शॉर्ट आंसर भी इंक्लूड कर दिए हैं, ताकि आपको न सिर्फ ये वीडियो देख के इन टॉपिक्स को समझने में हेल्प मिले बल्कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को भी बाद में याद कर सकें। तो यहाँ पे आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि लिस्ट 2 मेन सोर्सेज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के आपने दो बड़े सोर्सेज जराए बयान करने हैं। जैसा कि आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि एसिड रेन जो है ना, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रेन, जिसको हम डिफाइन करते हैं कि अ रेन हैविंग पीएच लेस देन 5.6 इज नोन एज एसिड रेन। ठीक है, ऐसी रेन जिसकी पीएच 5.6 से कम होती है उसको आप एसिड रेन का नाम देते हैं। तो एसिड रेन के बहुत सारे सोर्सेज हैं, जिनमें से बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जो है ना, इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एसिड रेन। यानी जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको जब बर्न किया जाता है कारखानों और फैक्ट्रियों के अंदर, और इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की फार्म में गाड़ियों के अंदर जब ये तमाम केमिकल्स बर्न करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे हार्मफुल गैसेज हैं जिनको ऐड किया जाता है। तो उन फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से दो मेन गैसेज हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में जाती हैं। एक सल्फर डाइऑक्साइड है SO2 एंड द अदर इज नाइट्रोजन ऑक्साइड। एंड यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होता है। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कंपाउंड्स जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो वहां पे जाके वाटर वेपर और ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन होता है, जिसके रिजल्ट में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के कंपाउंड्स बनते हैं। तो वो रेन वाटर जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के कंपाउंड शामिल होते हैं, दैट इज नोन एज एसिडिक रेन। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, लिस्ट 4 ह्यूमन एक्टिविटीज दैट कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन। तो हवाई आलूदगी या फिजाई आलूदगी फैलाने के अंदर बहुत सारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से हमारी हवा जो है, हमारी फिजा आलूदा होती जा रही है। आपने इनमें से कोई सी 4 ह्यूमन एक्टिविटीज बतानी है। तो आप इनको हेडिंग वाइज डिस्क्राइब करें, पेपर में आए जब भी, और पॉइंट वाइज लिखें। तो एक तो है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जैसे कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, पेट्रोल है, इंजन है, या कोल की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल, डीजल और इंजन ऑयल, ये तमाम जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनको जब बर्न किया जाता है तो इनके बर्निंग से हार्मफुल किस्म के केमिकल्स हैं और गैसेज हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती हैं। यानी जितनी भी गाड़ियां हैं, ट्रेन हैं, एरोप्लेन हैं, इनसे निकलने वाला जो धुआं है वो हमारी फिजाई आलूदगी को बढ़ाने की एक बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं, दैट आल्सो कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन। ज़राअत के अंदर क्रॉप्स की अच्छी प्रोडक्ट हासिल करने के लिए जो इनसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स आप यूज़ कर सकते हैं। इनसेक्टिसाइड कीड़े मार अद्वियात को कहते हैं, और पेस्टिसाइड जो छोटे छोटे पेस्ट होते हैं, ठीक है ना, उनको मारने के लिए जो मेडिसिन या केमिकल्स आप यूज़ करते हैं उनको हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं। यानी इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का जो यूज़ किया जाता है उसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट के अंदर एक तो वाटर पोल्यूशन फैलती है, दूसरा एयर पोल्यूशन भी फैल रही है। इसके अलावा कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला जितना भी वेस्ट मटेरियल है और धुआं है, स्मोक है, उसमें बेसिकली डेड बर्न्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं
जो कि एयर पोल्यूशन की बहुत बड़ी वजह बनते हैं। माइनिंग ऑपरेशन जो है ना, दे आल्सो लीड टू एयर पोल्यूशन। माइनिंग ऑपरेशन यानी ज़मीन के अंदर से जब मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मेटल को निकाला जाता है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के दौरान बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स और केमिकल्स हैं जो कि डायरेक्टली हमारी एयर के अंदर जाके शामिल हो जाते हैं, जो कि एयर पोल्यूशन की वजह बनते हैं। डियर स्टूडेंट, लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल इनोवेटिव लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी आसानी के लिए इससे पहले जो 5 चैप्टर्स हैं उनकी जितनी भी वीडियोस हैं उनके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आपको अगर किसी भी टॉपिक को समझने के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, किसी सेल्फ असेसमेंट को समझने के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, तो आप नीचे दिए गए लिंक्स पे क्लिक करके अपनी रिक्वायर्ड वीडियो को देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटोस्फीरिक ओजोन। स्ट्रेटोस्फीरिक ओजोन की अहमियत बयान करें। ओजोन जैसा कि आपने पढ़ा है कि ये एक फेंट ब्लूइश कलर की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो हमारी एटमॉस्फेयर के गिर्द अल्लाह पाक ने, नेचर ने बनाई है, जो कि सन से आने वाली जितनी भी अल्ट्रावायलेट और हार्मफुल रेडिएशन है उनसे हमारी एटमॉस्फेयर को बचा रही होती है। तो स्ट्रेटोस्फीरिक ओजोन एक नेचुरली अकरिंग गैस है। ये एक नेचुरल गैसेस का एक ब्लैंकेट है जो कि हमारे स्ट्रेटोस्फीयर वाला जो एटमॉस्फेयर का जोन है उसके अंदर पाई जाती है, और सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ये ओजोन की लेयर रोक लेती है ताकि ये हार्मफुल रेडिएशन जो है ना हमारी ज़मीन तक ना पहुंच सके। तो अभी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं और एयर पोल्यूशन जो बढ़ती जा रही है उसकी वजह से ये जो स्ट्रेटोस्फीरिक ओजोन है इसकी लेयर ग्रेजुअली थिन होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारे यूवी रेडिएशन और इस तरह की जो हार्मफुल रेडिएशन हैं उनके हमारी ज़मीन तक, एटमॉस्फेयर तक पहुंचने के चांसेस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। तो ये स्ट्रेटोस्फीरिक ओजोन जो कि हार्मफुल यूवी रेडिएशन से हमें बचाती है, एटमॉस्फेयर की प्रोटेक्शन करती है, आप इसको गुड ओजोन का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑटोमोबाइल इन एयर पोल्यूशन। तो ये अभी पीछे हमने डिस्कस कर लिया है कि जितनी भी गाड़ियां हैं, गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है उसमें डिफरेंट किस्म के बर्ट कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कि एयर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ी वजह होते हैं। इनमें जो मेन कंपाउंड्स हैं जो कि ऑटोमोबाइल से निकल रहे होते हैं और जो एयर पोल्यूशन फैलाते हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, लेड कंपाउंड्स और अनबर्न्ड गैसोलीन के जो कंपाउंड्स होते हैं, ये भी एयर पोल्यूशन को फैलाने की बहुत बड़ी वजह है। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिफाइन एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या चीज़ है? एनवेलप ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। हमारी ज़मीन के गिर्द मुख्तलिफ गैसेस का जो एक ब्लैंकेट पाया जाता है उसको आप एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन टेम्परेचर वेरिएशन इन स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर। आपने ये एटमॉस्फेयर की 2 लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर, इन दोनों के अंदर जो टेम्परेचर वेरिएशन होती है उसके मुतालिक आपसे पूछा गया है। तो आपने एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स पढ़ी हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। तो इनमें से ये जो 2 आपके पास लेयर्स है ना, इनके अंदर आपने टेम्परेचर वेरिएशन बतानी है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर ये पूछ लिया जाता है। तो ट्रोपोस्फीयर का याद रखिएगा कि ट्रोपोस्फीयर जो लेयर है, इन दिस लेयर टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ हाइट। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो हाइट के इंक्रीज होने से टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। तो ट्रोपोस्फीयर के अंदर जो टेम्परेचर की रेंज है वो 17 डिग्री से लेकर -55 डिग्री सेंटीग्रेड से है, यानी ग्रेजुअली टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। और तकरीबन एवरेज जो एस्टीमेट लगाया गया है वो ये है कि तकरीबन हर 1 किलोमीटर इंक्रीज के बाद जो है ना, हवा जो है वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कूलर ठंडी होती जाती है। इसी तरह आपका जो नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फीयर वाला जोन है, इसमें लोअर स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर आपकी जो टेम्परेचर रेंज है वो -55 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जैसे जैसे आप इससे ऊपर आप जाएंगे तो अपर स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करना शुरू कर देता है, ठीक है, और वो ऊपर वाली जो अपर स्ट्रेटोस्फीयर है वो गर्म होना शुरू हो जाती है। लिहाजा ग्रेजुअल जो टेम्परेचर वेरिएशन आप यहाँ पे देखते हैं स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर वो -55 डिग्री सेंटीग्रेड टू -5 डिग्री सेंटीग्रेड होती है।
तो अजीज तलबा ये जो टेम्परेचर की रेंज है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छी तरह याद रखें। ये पेपर में इसको चेक किया जाता है और इसी की बेस पे नंबर दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, लिफ्ट कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर इन दोनों जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स है इनके मेन कंपोनेंट्स के नाम आप बताएं, इनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा ट्रोपोस्फीयर के अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स आ जाते हैं, एक तो वाटर वेपर्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं और क्लाउड्स हैं। जबकि स्ट्रेटोस्फीयर वाला जो रीजन है इसके अंदर भी वाटर वेपर्स हैं, लेकिन वाटर वेपर्स का कंसंट्रेशन थोड़ा सा ट्रोपोस्फीयर के मुकाबले में कम होता है। इसके अलावा स्ट्रेटोस्फीयर जो है यहाँ से ओजोन की लेयर जो है उसका भी आगाज हो जाता है, और इस स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन का जो कंसंट्रेशन होता है वो 10 ppm होता है। आगे आपके पास क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट्स के बड़े बड़े आप वराए बयान करें, तो इसके बहुत सारे वराए हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने इनको 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है, और आप इनको हेडिंग वाइज इसी तरह याद करें कि एयर पोल्यूटेंट्स को 4 बड़े फोर्सेस में आप डिवाइड कर सकते हैं: मोबाइल फोर्सेस, स्टेशनरी फोर्सेस, एरिया फोर्सेस एंड नेचुरल फोर्सेस। मोबाइल फोर्सेस कौन से होते हैं, यानी जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वजह से एयर के अंदर जो पोल्यूशन फैल रही है उनको आप मोबाइल फोर्सेस का नाम देंगे। जैसे गाड़ियां हैं, बस हैं, ट्रक्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, उनके अंदर से निकलने वाला जो धुआं है, ठीक है ना, वो एयर पोल्यूशन की बहुत बड़ी वजह है। स्टेशनरी फोर्सेस में कारखाने, फैक्ट्रियां आ जाती हैं, ऑयल रिफाइनरीज आ जाती हैं, ठीक है ना, उनके अंदर से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स और स्मोक निकलता है वो भी एयर पोल्यूशन को फैलाता है। इसके अलावा जो एरिया फोर्सेस हैं उनमें आपके पास एग्रीकल्चरल एरियाज आ जाते हैं, और बर्निंग ऑफ फायर प्लेसेस है, उसकी वजह से जो स्मोक और वेस्ट मटेरियल्स हैं दैट आर डायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू आवर एटमॉस्फेयर। और नेचुरल फोर्सेस में आपके पास विंड ब्लोन डस्ट आ जाता है, यानी कोई बहुत बड़ा आप समझें कि झक्खड़ या आंधी तूफान आया है, या जंगल के अंदर किसी जगह पे आग लग गई है, या कोई वोल्केनोक एरप्शन हो गया है, किसी जगह पे कोई आतिशफशां पहाड़ फट गया है। तो ये सारी नेचुरल फोर्सेस हैं जिनकी वजह से बहुत सारी हार्मफुल गैसेज हैं और केमिकल्स हैं दैट आर डायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू द एटमॉस्फेयर, जो कि हमारी एटमॉस्फेयर में जाके एयर पोल्यूशन को फैलाने की वजह बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आज के इस लेक्चर से अपनी एक्सरसाइज के इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने में आपको बहुत हेल्प मिली होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इसी एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 6 से ऑनवर्ड, वो आपसे डिस्कस करूंगा। लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।